नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 7 समाकलन, और समाकलन में हम लोगों ने बेहतरीन तरीके से 7.5 के जो 11 तक क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 12 से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखो 7.5 जो है वो आंशिक भिन्नों के वियोजन पर आधारित प्रश्नावली है। कुछ आपको फैक्टर दे रखे हैं आंशिक भिन्नों के, जो आपको 4 या 5 टाइप दे रखे हैं, उन टाइप के क्वेश्चन ही आपको सोल्व करने हैं। देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसमें इंटीग्रेशन करना है, समाकलन आपको करना है। आप पहले इसको ये पहचानिए कि ये उचित का क्वेश्चन है या अनुचित का क्वेश्चन। अंश वाले फलन की घात जो है वो बड़ी है हर वाले फलन से, तो क्वेश्चन कैसा होगा? ये होगा आपके अनुचित परिमेय फलनों का क्वेश्चन। जब भी अनुचित का क्वेश्चन आता है, किसका क्वेश्चन आए? अनुचित का, तो आपको क्या करना पड़ता है? भाग विधि का उपयोग करना है। पहले किसका उपयोग करोगे? भाग विधि। देखो या तो घात बराबर आती है या घात अंश में ज्यादा और हर में क्या आती है? कम। तो यहाँ आप देख पा रहे हो अंश के अंदर घात ज्यादा है, हर के अंदर घात क्या है? कम है। तो क्या करेंगे हम लोग? पहले भाग विधि का उपयोग करेंगे। कैसे लगाएंगे भाग विधि? देखो अक्ष की घात 3 अक्ष प्लस 1, इसमें भाग किससे देंगे? अक्ष स्क्वायर माइनस 1। पहले पद का भाग पहले पद में देंगे तो अक्ष बाहर जाएगा। इसका जो भी है उत्तर जो आता है उसका गुणा करवा के यहाँ लिखना है। तो यहाँ अक्ष की घात 3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा? अक्ष। यहाँ आपको चिन्ह चेंज करने होते हैं, यहाँ माइनस होगा, यहाँ क्या हो जाएगा? ये वैल्यू तो कटेगी। अक्ष प्लस अक्ष कितना होगा? 2 अक्ष प्लस क्या हो जाएगा? ये आगे भाग जाएगा। इसको लिखने का सिस्टमेटिक एक तरीका होगा। क्या तरीका होगा? कि आपने अक्ष की घात 3 प्लस अक्ष प्लस 1 बट्टे में अक्ष स्क्वायर माइनस 1, इसको इस तरीके से लिखना है कि जो भागफल आता है वो तो यहाँ लिखना है प्लस। अब आप आगे इसका भाग इसमें दोगे तो ये हो जाएगा 2 अक्ष प्लस 1 और बट्टे में क्या हो जाएगा? अक्ष स्क्वायर में। सिंपली सबके समाकलन लगा देना है। यहाँ भी क्या लगा देना है? समाकलन। और इसके भी क्या लगा देना है? समाकलन। ये इस तरीके से एकदम क्लियर रही होगी ये बात, किस प्रकार से भाग दिया जाता है और कब दिया जाता है। जब आपके पास में अनुचित परिमेय फलन के क्वेश्चन आते हैं। अनुचित का मतलब समझते हैं? या तो अंश और हर के फलन की घात समान हो, बराबर हो, या अंश के अंदर घात अधिक हो, हर के अंदर घात क्या हो? कम। इसको मैं एक बार हटा देता हूं। जो भी आपके पास है ये भाग विधि, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, भाग कैसे देते हैं। एक दो क्वेश्चनों में पहले भी हमने ऐसा काम किया है। जब भी अनुचित का क्वेश्चन आएगा तो भाग दिया जाए। चलिए अब क्या करते हैं, इसको दो अलग टुकड़ों में विभाजित कर देते हैं समाकलन। स्टार्टिंग में इसको आई मान लेना, तो ये वापस आई हो जाएगा। इसको I1 मान के सोल्व करेंगे, इसको I2 मान के सोल्व करेंगे। समीकरण बनाओ तो समीकरण, ये समीकरण। I1 को अगर देखा जाए तो I1 अपने पास रहने वाला है समाकलन अक्ष dx, और आप ये जानते हो अक्ष dx का समाकलन क्या होता है? अक्ष की घात 2 बट्टे में क्या हो जाएगा? 2। I1 है तो इससे क्या लगा दो? C1। I2 देखो I2 कितना है? I2 अपने पास है समाकलन में 2 अक्ष प्लस 1 और बट्टे में दे रखा है अक्ष स्क्वायर माइनस 1 और ये dx। आप इस I2 को ऐसा लिख सकते हो कि 2 अक्ष प्लस 1 अक्ष प्लस 1 और ये अक्ष माइनस 1। अगर आप इसको देख पा रहे हो, अगर यही आपके पास क्वेश्चन दिया होता और आंशिक भिन्नों का वियोजन लगाना पड़ता तो आप लगा सकते थे आराम से, क्योंकि ऊपर घात 1 हो गई है, नीचे घात 2 आ रही है अभी भी, तो सीधा आंशिक भिन्नों का वियोजन लग सकता है। ये क्वेश्चन आपका अनुचित परिमेय फलन का बन चुका है। अनुचित परिमेय फलन का मतलब समझते हैं? अंश के अंदर घात कम है फलन में और हर के अंदर क्या है? ज्यादा। तो इसको आप आंशिक भिन्नों में क्या कर सकते हो? वियोजित कर सकते हो। तो यहाँ क्या लिखेंगे? आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्नों में अगर इसको आप वियोजित करते हो तो इसको ऐसे लिखा जाएगा कि 2 अक्ष प्लस 1 तो ही अपॉन में अक्ष प्लस 1 अक्ष माइनस 1 के अपॉन में क्या आएगा? अक्ष प्लस 1 प्लस बी के अपॉन में क्या आ जाएगा? अक्ष माइनस 1। अब आप बड़े आराम से ए और बी की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से एलसीएम की अगर मैं बात करूं तो ये 2 अक्ष प्लस 1 है, यहाँ अक्ष प्लस 1 है, ये अक्ष माइनस 1 है। एलसीएम कितना आएगा इसका?
x प्लस 1 और x माइनस 1। एलसीएम हमेशा यही राशि लेनी चाहिए, यही फलन लेना चाहिए, क्योंकि इसको हमेशा काटना होता है। और यहाँ ऊपर a से मल्टीप्लाई कौन होगा, a से मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 1 और b से मल्टीप्लाई कौन होगा, x प्लस 1 हो जाएगा। अब आप इसको बड़े आराम से काट सकते हो, ये राशि कट जाएगी, पीछे क्या बचेगा वो देख लो। इस साइड बच गया 2x प्लस 1, बराबर में क्या बचेगा, a x माइनस 1 प्लस b x प्लस 1। देखो ए बी की जब वैल्यू निकालते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए, या तो आप गुणाकों की तुलना करवा लीजिए, आपके पास जो भी गुणाक है उनकी तुलना करवाइए, अन्यथा आप दो ऐसी वैल्यूज लीजिए, एक बार तो ये 0 बन जाए, दूसरी बार क्या बन जाए, ये 0 बन जाए। ये 0 कहां बनेगा, यहाँ पता लग जाएगा आपको, एक तो 0 प्लस 1 पर बन रहा है और जो दूसरा 0 बनेगा वो कहां बनेगा, माइनस 1 पर बनेगा। एक जो वैल्यू आप क्या लोगे, प्लस 1 लोगे और दूसरी वैल्यू क्या लोगे, माइनस 1 लोगे। अगर मैं बात करूं प्लस 1 की, तो प्लस 1 पर क्या होने वाला है, प्लस 1 अगर आप रखते हो, 1 पर आप यहां जैसे 1 रखोगे तो ये 3 बनेगा, जैसे आप यहाँ 1 करोगे ये वैल्यू 0 है, जैसे आप यहाँ 1 करोगे क्या बन जाएगा, 2b बनेगा, क्या बनेगा, 2b। तो इसका मतलब जो b की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 3/2। कितनी आ जाएगी, 3/2। एक वैल्यू आपको और रखनी है, -1 रख दो आप चाहो तो यहाँ लिख लो -1 पर, x बराबर -1 पर, -1 पर इस साइड क्या बनेगा, +1 बनेगा, -1 पर ये वैल्यू 0 होगी, ये होगी -2 होगी। तो यहाँ से जो b की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, -1/2 आ जाएगी। ये a और b की वैल्यू, यहाँ पर जो वैल्यू है वो किसकी, आपके a, -2a, और a की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, -1/, ये a की वैल्यू। अब इस a और b की वैल्यू को इसमें रखोगे तो आपके I2 सॉल्यूशन आ जाएगा। इस साइड आप क्या लिखोगे, I2। a की जो वैल्यू है -1/2 रहने वाली है। अगर मैं I2 की बात करूं तो I2 क्या रहेगी, a की वैल्यू -1/2 है, तो समाकलन 1/x प्लस 1 और क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। और अगर मैं b की बात करूं, या अगर मैं b को रखता हूं तो b का मतलब 3/2 है, तो ये प्लस क्या हो जाएगा, 3/2 समाकलन 1 में क्या आ जाएगा, x माइनस 1 और dx। बड़े आराम से दोनों का समाकलन किया जा सकता है। तो ये I2 है, -1/2 है, या log मोड x प्लस 1 होगा। इसके अगर समाकलन की मैं बात करूं तो 3/2 है, यहाँ भी क्या होगा, log मोड x माइनस 1, I2 तो क्या लगा देंगे, C2 लगा। आप चाहो तो इसमें log की प्रॉपर्टी भी यूज में ले सकते हो, क्योंकि अगर यहाँ से मैं कुछ वैल्यूज अगर बाहर निकाल देता हूँ, जैसे 1/2 अगर मैं बाहर निकाल 1/2 बाहर निकालूंगा तो ऐसा बनेगा, यहाँ से 1/2 तो बाहर ले लिया मैंने, नेगेटिव वाले को बाद में, पॉजिटिव वाले को पहले ले लूं, तो यहाँ बनेगा 3 log मोड x माइनस 1, यहाँ बनेगा आपके माइनस log मोड x माइनस 1, और यहाँ I2 है तो क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। अब अगर इसमें आप प्रॉपर्टी लगाओगे तो पहले तो एक यहाँ प्रॉपर्टी लगाओ, कौन सी, यहाँ पर इसको n पढ़ो, इसको log पढ़ो, इसको m पढ़ो, फॉर्मूला होता है log m की पावर n का। तो यहाँ तो log होगा x माइनस 1 का होल क्यूब होगा, log होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 1, यहाँ क्या आ जाएगा, C2। यहाँ तक किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं रही होगी। अगर इसमें और आगे प्रॉपर्टी की अगर बात करोगे तो इसके अंदर यहाँ पर log की प्रॉपर्टी काम कर रही है, log m माइनस क्या लिखा हुआ है, log n लिखा हुआ है। log m माइनस अगर log n की बात करेंगे तो log m बटा क्या बनेगा, n बनेगा। तो यहाँ से जो I2 का फाइनल आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, 1/2 log m/, m की अगर मैं बात करूं तो x माइनस 1 का होल क्यूब होगा, बट्टे में अगर मैं n की बात करूं तो यहाँ पर आपके पास में x प्लस 1 है, इसके अंदर ये x प्लस 1 होगा, यहाँ भी प्लस 1 होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और प्लस क्या आ जाएगा, C2 आ जाएगा। अब जो I1 और I2 आपको नजर आ रही है, इनकी जो वैल्यूज है वो आपको इस इक्वेशन में पुट करनी है। यहाँ पर एकदम सिंपल है, कोई कोफिशिएंट गुणांक भी नहीं है। I1 की वैल्यू आ जाएगी x²/2, C1 C2 को आपको मैंने बता दिया कैसे सोल्व करते हैं, सीधा सी लिख दू। I1 की जो वैल्यू है वो x²/2 है, I बराबर I1 की वैल्यू x²/2 है, प्लस I2 की जो वैल्यू है वो 1/2 है, यहाँ log है, और यहाँ होगा आपके पास में x माइनस 1 का होल क्यूब, बटे में क्या हो जाएगा, x प्लस 1।
C1 C2 को सीधा आप क्या लिख दो C। ये आपका फाइनल आंसर होने वाला। इसमें देख लो किसी प्रकार की कोई परेशानी। I1 I2 कैसे सोल्व करते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को वापस देखो। भाग विधि का उपयोग क्यों किया गया? अनुचित परिमेय फलन का क्वेश्चन था। कैसा था? अनुचित परिमेय फलन का क्वेश्चन था। अगर क्वेश्चन अनुचित परिमेय फलन का आता है तो उसका तात्पर्य होता है या तो अंश और हर के अंदर घात समान आएगी, या आपके पास अंश के अंदर घात अधिक होगी, हर के अंदर घात क्या होगी? कम होगी। उचित का क्वेश्चन कौन सा होगा? अगर अंश के अंदर आपके पास में घात कम है और हर के अंदर अगर घात अधिक है तो कैसा क्वेश्चन होगा? उचित का क्वेश्चन होगा। बीच बीच में कुछ क्वेश्चन आपको अनुचित को देखने के मिलेंगे। अगर आगे चले और चलिए क्वेश्चन आप पहचान लीजिए उचित का है कि अनुचित का है। अगर क्वेश्चन उचित का है तो सीधे आंशिक भिन्नों के वियोजन की सहायता से समाकलन कर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए अगर मैं इसके यूं समाकलन लगा देता हूं या dx लिख देता हूं तो यहाँ ऊपर घात 0 है, नीचे घात 3 है, तो उचित का क्वेश्चन है तो सीधा यहाँ क्या लिखोगे? आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने। आंशिक भिन्नों में अगर वियोजित करोगे तो ये दो है, एक माइनस एक्स है, एक प्लस एक्स स्क्वायर। क्या इसको ऐसा लिखा जाएगा? आंशिक भिन्नों में वियोजित कर रहे हो तो एक के नीचे एक माइनस एक्स आ जाएगा, ये टूट नहीं रहा है तो ऊपर बी एक्स प्लस सी आएगा, एक प्लस क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। ऐसे ही बनेगा। जब इसके टुकड़े नहीं होते हैं तो ऊपर बी एक्स प्लस सी आता है और बट्टे में क्या आ जाएगा? एक प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब आप इसको चाहो तो समीकरण नंबर 1 में और इन दोनों का क्या ले लो? एलसीएम ले लो। ये तो है 2 अपॉन में एक माइनस एक्स, एक प्लस क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर। यहां पर अगर आप एलसीएम लेते हो तो एक माइनस एक्स और क्या आ जाएगा? एक प्लस एक्स स्क्वायर। ए से मल्टीप्लाई कौन होगा? एक प्लस एक्स स्क्वायर होगा और बी एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई होगा एक माइनस एक्स। यहां तक कहानी एकदम क्लियर है। हमेशा ध्यान रखो ऐसे इक्वेशनों में ए बी और सी की जो वैल्यू होती है, ए बी और सी का मान होता है, वो निकालने में थोड़ी सी परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेक नहीं होता है ना, स्क्वायर की टर्म आती है ना, तो उसको जीरो बढ़ना आसान काम नहीं होता। एक ही वैल्यू जीरो बन पाती है तो एक तो वैल्यू डायरेक्ट प्राप्त हो जाती है, बाकी जो बची हुई दो वैल्यूज है, दो जो मान है, वो क्या करते हैं अपन? वो हम लोग गुणाकों की तुलना की सहायता से प्राप्त करते हैं। आपको यहाँ गुणाकों की तुलना करवानी पड़ेगी तभी आप एबीसी की वैल्यू निकाल सकते हो। ये तो कट गई। यहाँ कितना है? 2। ये तो ए है, एक प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस कितना है? बी एक्स प्लस सी है, और यहाँ कितना हो जाएगा? एक्स माइनस। एक वैल्यू तो मेरे को नजर आ रही है कि मैं एक्स बराबर 1 पर चेक करना चाहूंगा। एक पर यहाँ एक्स का कोई पद है नहीं तो 2, एक पर ये कितना बनेगा? 2 है, एक पर ये 0 होगा तो पूरा 0 हो जाएगा, तो मतलब ए की वैल्यू यहाँ से निकल के आगे कितनी आ गई? 1। इसका काम खत्म हो गया। चलिए अगर और वैल्यू की मैं बात करूं तो और कौन सी वैल्यू रखी जाएगी? और वैल्यू रखने की आवश्यकता नहीं, आप कंपैरिजन करो। कंपैरिजन कैसे करवाना? ये तो 2 है, डायरेक्ट करवाओ तो डायरेक्ट करवा लो, आपकी इच्छा। दो वैल्यूज निकालनी तो मैं एक बार लिख देता हूँ आपके लिए। ये 2 है, ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ए एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये रफ कॉपी का कार्य अलग से करें। यहाँ हो जाएगा आपके पास में बी एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस का बी एक्स, और प्लस का क्या होगा? सी एक्स, और माइनस क्या हो जाएगा? सी एक्स। अब यहाँ से जिसकी मर्जी उसकी तुलना करवाना। आपके पास वैल्यू अवेलेबल किसकी है? आपके पास वैल्यू अवेलेबल है एक। तो ए कहां पर आ रहा है? एक्स स्क्वायर के गुणांक में। बी भी कहां पर आ रहा है? एक्स स्क्वायर के गुणांक पर। यानी एक जो तुलना करवाई जाएगी ना, वो किसकी करवाई जाएगी? एक्स स्क्वायर की, ताकि आपके पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। एक काम तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना से, एक्स स्क्वायर के गुणांकों की तुलना से। एक्स स्क्वायर का गुणांक इस साइड कितना आ रहा है? 0 आ रहा है ही नहीं कोई पद। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? ए। एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है? प्लस बी। ए की वैल्यू पुट कर दो, कितनी है? 1 प्लस बी,
तो इसका मतलब जो बी की वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, -1 हो गई बी की वैल्यू। अब एक वैल्यू और बच गई, वो किसकी बची हुई है, सी की। वो किसकी बची हुई है, सी। सी की वैल्यू कैसे आएगी, अगर मैं अचर पदों की बात करूं, इस साइड अचर पद 2 है, इस साइड ए है, इस साइड क्या है, सी। अचर पद का मतलब क्या होता है, जिसमें अक्ष नहीं होता है। तो यहां मैं क्या लिखूंगा, अचर पद। आप चाहो तो अक्ष के गुणाकों की भी कर सकते हो, एक ही बात है, अचर पदों की तुलना से। अचर पद यहाँ कितना है, 2। अचर पद यहाँ कितना है, यहाँ अचर पद कितना है, सी। ए माइनस सी हो गया। आप चाहते तो अक्ष के पदों की भी करवा सकते थे। अक्ष का पद इस साइड 0 है, इस साइड बी, इस साइड सी है, एक ही बात, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको मैं हटा देता हूं, आप नोट कर लेना इसको रफ कॉपी के अंदर अलग से कैसे निकालते हैं। अगर मैं ए की बात करूं तो ए की वैल्यू मेरे पास है 1, सी की वैल्यू मेरे को निकालनी है, ये लो, ए की वैल्यू 1 है। तो यहाँ दिखती सी बात ये है, जो सी की वैल्यू आने वाली है माइनस सी बराबर क्या होगा, 2 - 1, यानी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब ये जो भी एबीसी की वैल्यू आई है, ए की वैल्यू कितनी अपने पास में, प्लस की है, तो सी को इस साइड ले लो, सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। एबीसी की जो वैल्यू है वो इस इक्वेशन में रखेंगे, इस साइड वाला तो क्या हो जाएगा, आई। इस साइड वाला तो क्या होगा, आई हो। यहाँ देखो क्या बनेगा, ए का मतलब कितना है, प्लस का 1, तो समाकलन 1/1 - x और dx होगा। बी और सी का मतलब देख लो, बी का मतलब है -1 तो -x, सी का मतलब -1, ये -1 बट्टे में 1 + x², ये x², और यहाँ क्या आ जाएगा। समाकलन सभी का साथ में करने का प्रयास करेंगे, 1/1 - x, इसका भाग दो, इसमें क्या बनेगा, x बट्टे में 1 प्लस क्या हो जाएगा, x², इसका भाग दोगे तो 1 बट्टे में क्या हो जाएगा, 1 + x, ये dx। अब आप ये जानते हो क्या कि इसमें 2 से गुणा और 2 से भाग करवाया जाएगा, इसका सीधा हो जाएगा, इसका भी सीधा हो, बिल्कुल। ये कई बार हम लोगों ने देखा है, या तो आप प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करें, या तो आप प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करें। अगर आप प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करना नहीं जानते या नहीं चाहते हो, तो आप हमेशा 2 से गुणा 2 से भाग करें। कारण यहाँ एक सूत्र बनेगा, अपडेस x अपॉन f ऑफ x, log मोड f ऑफ x, ऊपर अवकलन नीचे फलन, तो उसका समाकलन क्या होगा, log मोड f ऑफ क्या होगा, x होगा। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 1/x से समाकलन में इसको x मान सकते हो, तो इसका समाकलन log मोड x हो जाएगा। यहाँ माइनस का चिन्ह लगाएं क्योंकि x का गुणांक माइनस है, 1/2 है, यहाँ क्या हो जाएगा, log मोड 1 प्लस क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, और इसका आप जानते हो सीधा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा। इसमें किसी प्रकार की समस्या परेशानी है तो देख लो, एकदम सीधा क्वेश्चन। जब भी आंशिक भिन्नों के वियोजन से क्वेश्चन करते हैं तो उसमें ध्यान ये रखिए कि आपका क्वेश्चन उचित है या अनुचित है। अगर क्वेश्चन उचित है तो सीधे आंशिक भिन्नों के वियोजन से समाकलन किया जा सकता है, और अगर आपका क्वेश्चन अनुचित है तो आपको पहले भाग विधि का उपयोग करना पड़ता है, उसके बाद में आप आंशिक भिन्नों का वियोजन लगा सकते हो। उसके 2 टुकड़े कर दो अलग अलग, I1 I2 कर दो, I1 अलग सोल्व होगा, और I2 के अंदर 100% बात है आंशिक भिन्नों का वियोजन ही लगता है। चलो और आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो चलिए, ये बड़ा ही शानदार क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में फंसाने के लिए पूछ लिए जाते हैं, पता नहीं चलता है कहां से क्वेश्चन आया है। ये इस पर आधारित प्रश्नावली जो दे रखी है आपकी आंशिक भिन्नों के वियोजन पर, उसी का ही क्वेश्चन है। आप याद करो स्क्वायर किसमें आता था, क्यूब भी दे सकता है, यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, एक टर्म नहीं दे रखी, सीधी स्क्वायर की दे रखी है। पहले आप देखो उचित है क्या, ऊपर एक घात बढ़ेगी, नीचे 2 घात बढ़ेगी, 100% बात उचित है क्वेश्चन। किया कैसे जाएगा वो सुनो, इस पर समाकलन लगा दो, dx बना दो, इसको आई बना दो, क्या करेंगे, आंशिक भिन्नों में वियोजित करेंगे। तो यहाँ क्या लिखोगे, आंशिक भिन्नों में वियोजित कर, आंशिक भिन्नों में क्या करोगे, वियोजित। जैसे ही आप आंशिक भिन्नों में वियोजित करोगे तो यहाँ 3x - 1 है, यहाँ x + 2 का होल स्क्वायर है। इसको लिखने का जो तरीका होगा इस बार ऐसा होगा, a के नीचे तो एक बार आएगा, रिपीट कर रहा है तो b के नीचे भी जाएगा, x + 2 का होल स्क्वायर, ये तरीका होगा। अगर क्यूब आए तो c के नीचे और ले जाएंगे,
अब आप एलसीएम ले लो। एलसीएम मैंने हमेशा आपसे कहा है इस साइड के नीचे जो लिख रखा है वही लेना है। ये लो x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ भी क्या आएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर। a से मल्टीपल कौन होगा x प्लस 2, b से मल्टीपल कौन होगा दोनों पावर कट जाएगी, केवल b बचेगा। अब ये नीचे वाले वैल्यू का बात को समझ रहे होंगे कि a से मल्टीपल ये कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ अगर आप देखोगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो ये मल्टीप्लाई होगा और इससे पूरी वैल्यू आपकी क्या है कट जाएगी, कटेगी तो यहाँ 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। नीचे वाली जो टर्म है वो हमेशा क्या होती है कटती है, ये बात का ध्यान रखें। आप इस टर्म को इससे काट सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इनका सिस्टमेटिक तरीका यही होता है। ठीक है, काटोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा आपके पास में 3x माइनस, और इस साइड क्या बच गया a मल्टीपल x प्लस 2 और प्लस क्या बच जाएगा, ये वैल्यूज बच गए। अब आपको a और b की वैल्यू निकालने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालने के लिए आपके पास जो a की वैल्यू रहने वाली है उसके लिए -2 रखना पड़ेगा, तब b की वैल्यू आएगी। b की वैल्यू निकालनी है तो आपको कंपैरिजन करनी पड़ेगी किससे, कांस्टेंट से, क्या हो सकता है किसी वेरिएबल से। आप ये बताओ कि जो वैल्यूज है अपने पास में, ना ना सर ना, यानी अपने पास में होगा क्या कि ये जो वैल्यूज आपको देखने को मिल रही है इन वैल्यूज में क्या करना है ए और बी निकालना है। तो एक वैल्यू मेरे को -2 पर नजर आ रही है, -2, -2 पर यहाँ वैल्यू कितनी बढ़ने वाली है -7 बढ़ेगी, -2 पर ये वैल्यू 0 बढ़ेगी, तो बी की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई -7। ठीक है, एक वैल्यू और बच गई, वो तुलना से निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालें तुलना से, देखो ए की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ अक्स के गुणांकों की तुलना करवा, आप अलग से रफ कॉपी में करके देख सकते हो। मैं यहाँ सीधा लिख रहा हूँ अक्स के गुणांकों की तुलना। इस साइड अक्स का गुणांक कितना है 3 है, इस साइड आप बता सकते हो अक्स का गुणांक, एक तो ए मिलेगा, बी में अक्स है नहीं, तो ए की 100% वैल्यू कितनी आएगी 3 है। ए और बी की जो वैल्यू है वो हम लोग जो समीकरण नंबर 1 बनाया उसके अंदर पुट करने वाले, यानी ये जो दोनों वैल्यूज है वो आप यहाँ पुट करोगे, इसके अंदर पुट करोगे। इस साइड तो वापस आपका क्वेश्चन बनने वाला आई बनेगा, इस साइड क्या बनेगा, ए की वैल्यू 3 है, फिर समाकलन है 1 में x प्लस 2 है, ये dx है। बी की जो वैल्यू रहने वाली वो -7 है, समाकलन 1 में x प्लस 2 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर और क्या हो जाएगा dx। ठीक, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये तो है 3, इसका समाकलन होगा log मोड x प्लस, ये है -7, इसका समाकलन करोगे तो ऊपर जाएगा तो -2 प्लस 1 बट्टे में -2 प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा, समझ गए आप ऊपर ले जाके समाकलन करते हैं, लगभग हर क्वेश्चन में ऐसा ही मिल रहा है आपको। x प्लस 2 है, माइनस का प्लस कर लो 7 ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा x प्लस और प्लस क्या आ जाएगा, ये आपके फाइनल जो आंसर है वो रहने वाला है। ये इसमें कोई दिक्कत है तो देख, इसमें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए, इस साइड से करो, वायरिंग लूज हो जाएगी फिर वो हुई क्या। हाँ इधर से आके थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए हो जाएगा। हाँ बस फिर, हाँ इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी है तो आप बता सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, अगर इसके नीचे घात 3 आ जाए तो 3 बार तक आप रिपीट कर सकते हो इस चीज को। ठीक है, और आगे बढ़ाते हैं इसको, देखो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है 1 में x का 4 - 1, इसको थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा।
इसको ऐसा लिखा जा सकता है स्क्वायर का स्क्वायर, फिर ए का स्क्वायर और ये dx। और अगर इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ x स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, a प्लस बी, a माइनस बी और ये dx। अगर इसको और आप सोल्व करो तो इसको आप लिख सकते हो x प्लस 1, x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 और ये dx। ठीक है, अब इसको आंशिक भिन्नों में वियोजित करना एकदम सीधा सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिए क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पता है ABCD तक जाने वाला है। इसके अंदर आप जो ABCD की वैल्यू है ना उनका ध्यान रख लेना विशेष रूप से कि वही जरूरी है, ये ध्यान रखना। दे दो सर, दे दो सर। इसके अंदर अपने पास में जो ABCD की वैल्यू रहने वाली है ना उसका विशेष रूप से अपन को ध्यान रखना पड़ेगा। ABCD की वैल्यू कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी तक आपने हर क्वेश्चन में ABC निकाला है, आपने D तक नहीं निकाला है। इस क्वेश्चन में D तक जाएगा ये क्वेश्चन, आपको नजर आना होगा। A B के नीचे फिर CX प्लस D के नीचे जाएगा, तो इस चीज को कैसे लिखना है वो भी सुनो। यहां आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर लिखेंगे x प्लस 1 है, x माइनस 1 है, यहाँ x स्क्वायर प्लस 1। a के नीचे क्या लिखेंगे x प्लस 1, b के नीचे क्या लिखेंगे x माइनस 1 और CX प्लस D के नीचे क्या आएगा x स्क्वायर प्लस। अब आप सोच रहे होंगे सर CX प्लस D क्यों आया, क्योंकि ये टुकड़े नहीं हो रहे, ब्रेक नहीं हो रहा, ब्रेक नहीं हो रहा तो ऊपर CX प्लस D आएगा। इसको आप समीकरण नंबर 1 बना। अब एलसीएम लेना है तो एलसीएम मैंने आपको बता रखा है इस साइड वाला ही लेना है। 1 में क्या आएगा x प्लस 1, x माइनस 1, x स्क्वायर प्लस 1। इस साइड का जो एलसीएम रहने वाला है वो भी यही रहने वाला है x प्लस 1, x माइनस 1, x स्क्वायर प्लस। a के साथ में मल्टीप्लाई में कौन आएगा, ये तो कटेगा, ये दोनों आ जाएगा x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस। b के साथ में मल्टीप्लाई में कौन आएगा, माइनस वाली टर्म कट जाएगी, एक तो प्लस वाली, एक x स्क्वायर प्लस। और CX प्लस D के साथ में मल्टीप्लाई में कौन आएगा, ये कटेगी। 100% बात है x प्लस 1 और x माइनस 1, x माइनस 1। लिखने का थोड़ा ध्यान दे लेना इसमें, हालांकि कर सकते हो, कोई बड़ी बात इसमें है नहीं, है ना। यहां तक कोई समस्या तो देखो। अब ये नीचे वाली टर्म तो वैसे ही कट रही है, इसको तो काट दो, ये कट गए, बच गया क्या, इस साइड तो 1 बचा है। a के साथ में मल्टीप्लाई में कौन है x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस 1। b के साथ में मल्टीप्लाई में है x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 1। और CX प्लस D के साथ में मल्टीप्लाई कौन कौन है x प्लस 1 और x माइनस। देखो दो वैल्यू तो डायरेक्ट निकाल देंगे, दो वैल्यू गुणाकों की तुलना से निकाल। डायरेक्ट कैसे आएगी, दो वैल्यू आपको पता है, एक तो प्लस 1 करने पर, एक माइनस 1 करने पर। अगर मैं x की वैल्यू प्लस 1 करता हूं, x बराबर 1 पर अगर मैं नजर करूं, 1 पर, ठीक है, इस साइड तो 1 है, 1 पर ये 0 होगा, 1 पर ये भी 0 होगा, तो पूरा 0 हो गया, b की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 1, 1 प्लस 1, 2 दूनी 4 हो जाएगी, तो b की वैल्यू आ जाएगी 1/4। आगे b की वैल्यू। अगर मैं x बराबर माइनस 1 पर देखूं, माइनस 1 पर इस साइड 1 आएगा, माइनस 1 पर ये 0, माइनस 1 पर ये भी 0, a की वैल्यू मिलने वाली है माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1। ये वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ, ध्यान रखना x की वैल्यू यहाँ रखनी है। यहाँ देखोगे तो 1, ये माइनस की 4 हो जाएगी, तो 100% बात है a की वैल्यू आएगी माइनस 1। आगे अब बच गया C और D। अब तो 0 बनेंगे नहीं, आपको गुणाकों की तुलना ही करवानी पड़ेगी। गुणाकों की तुलना भी भारी भरकम सा काम है इसके अंदर, है ना। मैं बताता हूँ आपको कैसे निकाले, समाकलन आप लोग कर लीजिएगा अपना आप, या वैल्यूज पुट करके। देखो वैल्यूज गुणाकों की तुलना कैसे करने हैं, ये तो 1 है,
ए हो गया, इसका गुणा करवा लो इन दोनों से। पहले अंदर गुणा करो, अक्स क्यूब बनेगा, प्लस क्या बनेगा, अक्स बनेगा, माइनस बनेगा अक्स स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा, ऐसे ही बनने वाला है। इसमें देखूंगा तो बी क्या क्या होगा, अक्स की घात 3 प्लस अक्स स्क्वायर प्लस। और अगर मैं इसकी बात करूं, पहले तो ये सी एक्स प्लस डी होगा, यहाँ हो जाएगा अक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी को मैं आगे लेकर आऊं, ध्यान रखना इस स्टेप में, सी एक्स क्यूब माइनस सी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर माइनस डी, ये रहने वाला। बाकी ये सेम कॉपी पेस्ट ही होगा। फिर अब कॉपी का कार्य अलग से करें आप। देखो गुणाकों की तुलना कैसे करवाते हैं, गुणाकों की तुलना अगर आपको करवानी है, गुणाकों की तुलना कैसे करवाएंगे, अक्स क्यूब वाले गुणाक देखो पहले आप, अक्स क्यूब वाले कहाँ कहाँ मिलेंगे आपको। एक तो देखो इसको, देखो लाइन को आप लोग, यहाँ ए आएगा कि नहीं आएगा, यहाँ बी आएगा कि नहीं आएगा, और यहाँ सी आएगा कि नहीं। नीचे वाले क्यों देख रहे हो, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट में यही बढ़ेगी। कैलकुलेशन मैंने सीधी बता दिया। इस साइड कितना होगा, एक होगा, इस साइड ए होगा, प्लस क्या होगा, बी होगा, प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। किसके गुणाकों की तुलना करवाई है मैंने करवाई है अक्स क्यूब के गुणाकों की तुलना। अब ए और बी दोनों की वैल्यू अपने पास है, ए और बी की वैल्यू कितनी, ए की प्लस 1/4, ए की माइनस 1/4, तो ये दोनों मिलकर क्या हुई, 0। तो सी की वैल्यू 100% बात है, कितनी आएगी, एक। हो गया काम खत्म। बच गया कौन, डी। डी कहाँ आ रहा है, देखो देखो, इसमें डी है नहीं, इसमें डी है नहीं, यहाँ आएगा लास्ट पर। अक्स स्क्वायर के गुणाकों की तुलना में और अचर पदों में डी आ रहा है, अक्स स्क्वायर और अचर पदों में। अक्स स्क्वायर का गुणा अगर यहाँ देखो तो इस साइड कितना है, 0। अच्छा ये भी ध्यान रखना, इस साइड मैंने 1 लिखा है, तो अक्स क्यूब का गुणाक इस साइड 0 है, तो सी की वैल्यू आएगी माइनस 1, कितनी आएगी, माइनस 1। अक्स स्क्वायर का कितना, इस साइड 0 है, अक्स स्क्वायर कितना है, 0। इस साइड अक्स स्क्वायर का एक तो आएगा माइनस 1, गुणा करवाएंगे तब यही होगा, और एक आएगा प्लस का बी, ये प्लस बी, और कौन आएगा, प्लस का डी, ये डी। सी में तो आएगा नहीं एक्स स्क्वायर। अब क्या करो, ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करो, ए की वैल्यू प्लस 1 माइनस 1/4 है, प्लस 1/4 हो जाएगी, इसकी वैल्यू प्लस 1/4 है, और प्लस क्या है, डी है, सामने क्या है, 0। तो 100% बात है, डी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -1/, ये एबीसीडी की वैल्यू आएगी। वैल्यूज को कहाँ पुट करना है, समाकलन आपको करना आना चाहिए, वैल्यूज को इसमें पुट करना है। इसका सीधा होगा, इसका भी सीधा होगा, इसका भी लास्ट वाले क्वेश्चन बताया था, अलग अलग भाग देखे करते हैं, 2 से गुणा 2 से भाग। मुख्य काम है एबीसीडी की वैल्यू निकालना। अगर डायरेक्ट वैल्यूज आ रही है तो डायरेक्ट निकाल लो, अन्यथा क्या करो, अन्यथा आप गुणाकों की तुलना करो। अब गुणाकों की तुलना आप समझ रहे होंगे सर ये कैसे हुआ है, ये ऐसे हुआ है कि इन सबको मल्टीप्लाई करवाया मैंने, और कुछ नहीं किया। दोनों पक्षों में देखा करो गुणा कैसे, भाई अक्स क्यूब का गुणा कितना है, अक्स स्क्वायर का गुणा कितना, अक्स का गुणा कितना, अपने आप आपको आंसर मिलने लग जाएगा। इसको ध्यानपूर्वक देख लो, कोई परेशानी, फिर आगे बढ़ाते हैं। अरे पानी वाली बोतल ली। हाँ, इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए, शायद ही कोई दिक्कत हो इसमें आपको। और आगे बढ़ाते हैं इसमें, 16 1 अक्स, अक्स की पावर n, संकेत भी साथ में दे रखा है, ये अलग ही खुद में एक पैटर्न है और कुछ नहीं है ना। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखना, ये खुद में एक पैटर्न है। दिया हुआ आपके पास में ये है कि आई बराबर समाकलन 1 में अक्स, अक्स की पावर n प्लस, इसको आप अलग से याद ही रख ले, खुद में एक पैटर्न है। हिंट भी आपको साथ में दे रखा है, अक्स की पावर n बराबर टी रखना, तो मान लो अक्स की पावर n बराबर टी, जैसे ही टी मानोगे तो n अक्स की पावर n-1 dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। समझ गए बात। लेकिन ये लाएंगे कहां से, कि आपके पास में अक्स की पावर n को टी मानना है, तो पहले अक्स की पावर n की फॉर्म होनी चाहिए, और वो पहले कह रहा है संकेत दे रखा है, इससे गुणा भाग कीजिए। तो एक काम करो, पहले आप गुणा भाग करके देखो, गुणा भाग करने से आपके पास में क्या बनेगा, गुणा भाग करोगे तभी अक्स की पावर n बनेगी, फिर उसकी जगह टी रखें। क्या करो इसके अंदर, अक्स की पावर n से n-1 से भाग करवा दिया,
x की पावर n माइनस 1 से गुणा करवा दिया, तो क्या ऐसी टर्म बनने वाली है, ये dx, यही टर्म बनेगी। संकेत जो दे रखा है संकेत से कर सकते हैं, हालांकि इसको करने को और भी बहुत सारे तरीके हैं इसको, क्योंकि इसके भी टुकड़े नहीं हो रहे, n की वैल्यूज दी जाएगी, समझ गए बात। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सीधा है आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको सर थोड़ा इधर घुमा देना वापस, मुझे थोड़ा इधर घुमा देना, नहीं दूर ही रहना तो, दूर ही रहना तो, हाँ बस यहाँ से, हाँ ओके। चलिए एक बार फिर से सुनिए इसमें क्या करना है, अगर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो। ऐसे क्वेश्चनों में क्या किया जाता है कि आपके पास क्वेश्चन ये है कि आई बराबर समाकलन 1 में अक्स अक्स की पावर n प्लस ए और ये dx। जब ये कह रहा है कि अंश और हर में अक्स की पावर n माइनस 1 से गुणा भाग कीजिए, पहले गुणा भाग कर, जैसा वो कह रहा है वैसा। ये हालांकि खुद का ये पैटर्न है, इसका केवल फॉर्मूला याद रखना होता है लास्ट वाला, और ये खुद पूछ लिया जाए तो अलग बात है। अक्स की पावर n प्लस 1 गुणा भाग किससे करना है, अक्स की पावर n माइनस 1 से गुणा करना है, अक्स की पावर n माइनस 1 से भाग देना है, ये dx होता है। जब गुणे में तो कोई समस्या नहीं, ऊपर वाली टर्म जैसी वैसी रहने वाली है। लेकिन जब भी आप इसमें डिवाइड करोगे तो आप देखो इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ देखो आधार कितना है, अक्स से घात कितनी है, 1 है, आधार कितना, अक्स से घात कितनी, n माइनस 1। आधार समान होता है तो घातें जुड़ती है, तो माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगी, क्या बचेगी, अक्स की पावर n। और यहाँ क्या है अपने पास में, अक्स की पावर n और प्लस कितना है, 1 है, और ये dx। यहाँ तक देखो कोई परेशानी नहीं किया, जैसा उसने कहा था वैसा किया। फिर क्या करना है, अक्स की पावर n को t मान लेना है, यहाँ पर t मान के प्रतिस्थापन विधि लग जाएगी। पहले आप इसमें देखिए कोई प्रॉब्लम है क्या, ये प्लस ये ध्यान रखना, यहाँ ये अक्स की पावर n और प्लस 1, अक्स की पावर n माइनस 1 से गुणा भाग करवाया है, तो इन दोनों में क्या फर्क है कि आधार समान है, घातें एक एक के तो कट गए, तो अक्स की पावर n है, अंदर अक्स की पावर n प्लस 1, ऊपर क्या हुआ, अक्स की पावर n माइनस 1। अब वो कह रहा है अक्स की पावर n को t मान लो, तो t मान लो, मान लो अक्स की पावर n बराबर t, तो इसका अवकलन होता है n अक्स की घात n माइनस 1 dx बराबर dt। आपके पास वैल्यू कौन सी है, ये वाली, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालोगे तो अक्स की पावर n माइनस 1 है, dx बराबर 1/n और क्या जाएगा, dt। इसको हटा के इसकी जगह क्या कर दो, 1/n और dt कर दो अपॉन, इसको आप t मान चुके हो अक्स की पावर n को, तो ये t और यहाँ क्या हो जाएगा, t प्लस 1 हो जाएगा। अब आंशिक भिन्नों के वियोजन की सहायता से इसको किया जा सकता है। 1/n को मत भूलना, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती इसमें यही होगी। इसको आप ऐसा लिख लो, t प्लस 1, ए के बट्टे में क्या आएगा t, और बी के बट्टे में क्या आ जाएगा, t प्लस, यही बनेगा। एलसीएम ले लो देखिए दोनों का, 1/में ये t है, यहाँ t प्लस 1 लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, t प्लस 1, a गुणा t प्लस 1 और b गुणा क्या हो जाएगा, t। ये नीचे वाली वैल्यूज तो आपको पता है हमेशा कटती है, ये तो कट गई, इस साइड क्या आया, यहाँ होगा a गुणा t प्लस 1, b गुणा t। दो वैल्यू चाहिए अपन को t की, एक तो 0 पर मिल रही है, दूसरी कहां मिलेगी, t बराबर -1 पर। एक तो कहां मिलेगी 0 पर, एक कहां मिलेगी t बराबर -1। एक तो आप t इक्वल टू क्या ले लो, 0 पर, 0 पर इस साइड तो 1 होगा, ये 0 हो जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। एक आप ले लो -1 पर, -1 पर यहाँ कितना 1 है, -1 पर ये 0 होगा, माइनस का b, तो b की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, -1। ए और बी की वैल्यू आ गई। यहां तक कोई समस्या है तो बताओ, कहाँ रखी जाएगी वैल्यू, देख लो, इसमें रखनी है।
साथ में इसको मत भूलना 1/n को, तो मैं सीधे लिख ही देता हूँ, इसमें एक काम करता हूँ कि इस साइड वाला तो आई रहने वाला, 1/n को यहाँ रखा ही जाएगा 100% बात। ए की जगह अपने पास वैल्यू आ गई, बी की जगह वैल्यू आ गई है, ए की जगह वैल्यू आई है 1, तो समाकलन किया जाएगा 1/t dt। बी की जगह आई है -1, तो माइनस समाकलन 1/t+1 ये dt, ऐसा ब्रैकेट बना। इसमें कोई समस्या तो बताओ। अब क्या करना है कि ये तो आई है, 1/, में क्या हो जाएगा, ये तो आई है आपका 1/n, इसका समाकलन होता है log मोड, माइनस इसका समाकलन हो जाएगा log मोड t प्लस क्या लगा देंगे, आई बराबर 1/n, log m माइनस log n की प्रॉपर्टी लगा दो, log m/, में क्या हो जाएगा, log प्लस क्या हो जाएगा, t की वैल्यू पुट कर दो, t किसको माना था, अक्ष की पावर n को, तो ये log है अक्ष की पावर n अपॉन में अक्ष की पावर n प्लस 1 और प्लस क्या हो जाएगा। हालांकि ऐसा कहा जाता है ये खुद में एक फॉर्मूला होता है, ये उत्तर है, ये खुद में एक सूत्र है, n की वैल्यू दी जाती है सीधी यहाँ रखी जाती है, डायरेक्ट याद भी रखा जाता है, ये खुद में एक पैटर्न होता है, इसमें कोई समस्या तो नहीं होगा। किसी प्रकार की कोई समस्या परेशानी हो इसमें तो आप देख सकते हो, याद रखने को इसको खुद को सीधा याद रखा ही जाता है, ठीक है। हाँ, अक्ष की पावर n वैल्यूज यहाँ दी जाती है, जैसे क्वेश्चन है इस टाइप से आप बना सकते हो, एक आपको क्वेश्चन मिलेगा भी आपको आगे, इस टाइप से बना लो, अक्ष अक्ष स्क्वायर प्लस 1 ऐसा क्वेश्चन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप देख लो, अक्ष की पावर n, n की वैल्यू कितनी आई है 2, इसका अगर आपको जवाब देना तो आप डायरेक्ट दे सकते, क्या दोगे, 1/2 log मोड अक्ष की घात 2 बट्टे में अक्ष की घात 2 प्लस 1 और प्लस, ये जवाब होगा। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ही ऐसा आ रहा है तो इसका जवाब ये होगा कि इस पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है, सही, एक लास्ट वाला क्वेश्चन आपका आएगा ऐसा इस टाइप का, तो बड़े आराम से किए जा सकते हैं इन क्वेश्चनों को। और आगे बढ़ाते हैं इसको, देखिए और आगे बढ़ाएंगे तो फिर अपने पास है sin x बराबर t रखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन, 17वां बड़ा ही शानदार क्वेश्चन। sin x को t मानना है तो मैं ये काम करता हूँ, इसके समाकलन लगा देता हूँ, ये dx हो जाएगा और इसको i लिख, मान लो sin x बराबर t मानने का मतलब आपने प्रतिस्थापन विधि लगाई है, साइन का अवकलन होता है कोस, dx बराबर क्या हो जाएगा, तो अपने पास इसकी वैल्यू आ जाएगी कोस x dx की वैल्यू dt, तो सिंपल सा काम हो गया कि ये वैल्यू तो क्या हो गई है dt अपॉन में 1 माइनस टी और क्या आ जाएगी 2 माइनस टी, यही बढ़ने वाले 1 माइनस टी अपॉन में 2 माइनस टी, साइन एक्स को आपने टी माना तो कोस एक्स डीएक्स आपका क्या हो जाएगा dt हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर और मैं आगे ले जाऊं इसको, तो आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर यहाँ क्या लिखोगे, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने, आंशिक भिन्नों में लिखूंगा तो यहाँ पर तो एक माइनस टी 2 माइनस टी ए बट्टे में 1 माइनस टी प्लस बी बट्टे में 2 माइनस टी, समीकरण यही बनेगा। और आगे आप अगर इसको करना चाहोगे तो वही बात एलसीएम लेके सोल्व करना है, तो 1/, में क्या हो जाएगा 1 माइनस टी 2 माइनस टी, एलसीएम भी कितना आएगा 1 माइनस टी 2 माइनस टी, ए के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस टी, बी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 माइनस, यही बढ़ने वाला है। नीचे वाली वैल्यूज है वो काट दो आप सब, ये इससे कट जाएगा, 1 बराबर क्या आ जाएगा 2 माइनस टी और बी के साथ आ जाएगा 1 माइनस टी। दो ऐसी वैल्यूज बताओ जहां पर ये जीरो बन रही है, एक तो टी की वैल्यू 2 पर बन रही है, एक टी की वैल्यू 1 पर बन रही है, तो एकदम सिंपल काम होने वाला है। दो जैसे आप रखोगे तो ये जीरो, उसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस बी, यानी बी की वैल्यू क्या आएगी माइनस, और एक आप जैसे ही रखोगे तो इस साइड तो एक ही रहने वाला है, एक पर ये जीरो बनेगी, एक यहाँ रखती ये आ जाएगा, ए की वैल्यू प्लस 1,
इन दोनों वैल्यू को उठा के इसके अंदर रख दो, इस साइड वाला तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। यहाँ समाकलन के अंदर क्या पड़ेगा, ए मतलब एक है, बट्टे में क्या हो जाएगा, एक माइनस टी और डी टी। बी का मतलब माइनस एक है, माइनस एक समाकलन एक बट्टे में दो माइनस टी, और यहाँ हो जाएगा। इन दोनों का समाकलन करोगे, log मोड एक माइनस टी, यहाँ माइनस चिन्ह जरूर लगाएं, अक्ष का गुणांक माइनस में, माइनस log मोड ये टी, अक्ष का गुणांक माइनस में, यहाँ हो जाएगा प्लस। देखो प्रतिस्थापन विधि में हालांकि क्या होता है कि आवश्यकता नहीं पड़ती गुणांकों की, लेकिन आप समाकलन अक्ष किसको समझ रहे हो, दो माइनस टी को, उसका गुणांक देखो आप जिसको अक्ष समझ रहे हो, माइनस में है कि नहीं, तो माइनस में यही लगेगा। अब आप आगे पीछे लिखोगे तो ये क्या पड़ेगा, अगर आप आगे पीछे लिखोगे तो ये log, इसको log m पढ़ो, इसको log n पढ़ो, log m tan हो जाएगा ये, और प्लस क्या हो जाएगा सी। अब टी की वैल्यू पुट कर दो, टी किसके बराबर है, टी अपने पास में रहने वाला है साइन एक्स के बराबर, तो इसका आंसर आएगा 2 माइनस साइन एक्स अपॉन में 1 माइनस साइन, प्लस क्या हो जाएगा ये बन। हाँ, किसी प्रकार की समस्या परेशानी हो तो इसमें आप देख सकते, बहुत सारे क्वेश्चन आपको और देखने को मिलेंगे इसके अंदर, ये 18वां रहा, 19वां, 20, 21, 4-5 क्वेश्चन और है, एक क्लास और लगेगी आपकी, ये कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ तक देख लो किसी प्रकार की परेशानी है क्या, कोई परेशानी देख लो यहाँ तक।